जरा सोचिए उस वक्त के बारे में जब एक नए राष्ट्र का जन्म हो रहा था। रात भर में सीमाएं बदल रही थीं और चारों तरफ एक बहुत बड़ी उथल-पुथल मची थी। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में सबसे बड़ा और अहम सवाल क्या था? यही कि आखिर इस नए भारत का नागरिक है कौन? इस विश्लेषण में हम ठीक उसी ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम जानेंगे कि 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो नागरिकता की ये मजबूत नींव कैसे रखी गई। ये सिर्फ अनुच्छेदों की कोई बोरिंग सी लिस्ट नहीं है, बल्कि एक नए देश की अपनी पहचान तय करने की बेहद दिलचस्प कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस एजेंडे में क्या-क्या है। हम बात करेंगे नागरिकता के मूल आधार की, विभाजन के समय बने नियमों की, प्रवासी और विदेशी नागरिकता की, संसद की शक्तियों की और अंत में परीक्षा के लिए एक बहुत ही क्विक रिकैप करेंगे। तो सीधे चलते हैं हमारे पहले हिस्से पर, नागरिकता का मूल आधार। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो एकदम शुरुआत में वो कौन से बुनियादी नियम थे जिन्होंने हमारी पहचान तय की? सबसे पहले आता है अनुच्छेद 5, जिसे हम नागरिकता का फाउंडेशन स्टोन या आधारशिला कह सकते हैं। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि 26 जनवरी 1950 के दिन कौन स्वतः ही भारतीय बन गया। किसी भी नए देश के लिए ये पहला कानूनी कदम होता है जो जमीन और वहां के लोगों के बीच का रिश्ता तय करता है। अब सवाल ये है कि इसके लिए शर्तें क्या रखी गईं? नागरिकता पक्की करने के लिए अनुच्छेद 5 ने 3 बहुत ही आसान और समावेशी शर्तें रखीं, और मजे की बात यह है कि इनमें से सिर्फ एक को पूरा करना ही काफी था। या तो व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, या माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर संविधान लागू होने से ठीक 5 साल पहले से वो व्यक्ति भारत में रह रहा हो। इसका सीधा सा मतलब ये था कि देश उन सभी को अपनाना चाहता था जिनका इस मिट्टी से गहरा जुड़ाव था। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, विभाजन और प्रवासन के नियम। ये वो दौर था जब इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन हो रहा था, और इसे कानूनी रूप से संभालना कोई छोटी बात नहीं थी। लाखों लोग इधर से उधर जा रहे थे। ऐसे में कानून के लिए ये बहुत जरूरी था कि वो इस दो तरफा आवाजाही को अलग अलग नजरिए से देखे। इसीलिए अनुच्छेद 6 खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया जो पाकिस्तान से भारत आए, और ठीक इसके उलट अनुच्छेद 7 उन लोगों की स्थिति साफ करता है जो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए। ये एक बेहद नाजुक समय था। अनुच्छेद 6 को अगर ध्यान से देखें तो इसमें पाकिस्तान से आने वालों के लिए 19 जुलाई 1948 की तारीख को एक कट ऑफ लाइन बना दिया गया। जो लोग इस तारीख से पहले आ गए उन्हें तो सीधे नागरिकता मिल गई, लेकिन जो इसके बाद आए उनके लिए एक फॉर्मल रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया। दरअसल 19 जुलाई ही वो दिन था जब परमिट प्रणाली लागू हुई थी, जिसने इस पूरे प्रवासन को एक कानूनी ढांचा दिया। वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 7 में कानून का एक सख्त लेकिन बहुत ही मानवीय पहलू देखने को मिलता है। जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता तो खत्म मान ली गई, लेकिन अगर वे वहां से एक आधिकारिक अनुमति लेकर हमेशा के लिए वापस लौटना चाहते थे तो उनके लिए दरवाजे खुले रखे गए। यह दर्शाता है कि एक नया राष्ट्र विस्थापन के दर्द को समझ रहा था। चलिए अब देश की सीमाओं से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं प्रवासी और विदेशी नागरिकता की। दुनिया के बाकी हिस्सों में रह रहे भारतीयों का क्या हुआ? इसके लिए लाया गया अनुच्छेद 8। इस नियम ने दुनिया भर में फैले भारतीय मूल के लोगों को अपनी जड़ों से जोड़े रखा। विदेश में बैठे लोग केवल वहां के भारतीय दूतावास में अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी नागरिकता सुरक्षित रख सकते थे। मतलब साफ था, देश से दूर रहने वालों का भी राष्ट्र के प्रति अमूल्य जुड़ाव है और भारत उन्हें भूलना नहीं चाहता था। लेकिन इसके ठीक बाद अनुच्छेद 9 एक बहुत ही सख्त लकीर खींचता है। नियम यह है कि अगर कोई स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी वक्त अपने आप खत्म हो जाएगी। इसके पीछे की सोच बिल्कुल स्पष्ट थी कि राष्ट्र निर्माण के उस शुरुआती दौर में राजनीतिक वफादारी सिर्फ और सिर्फ एक ही देश के प्रति होनी चाहिए। अब आते हैं चौथे भाग पर, संसद की सर्वोच्च शक्ति। हमने इतने सारे नियम तो देख लिए, पर इनका अल्टीमेट बॉस कौन है? इनका अंतिम कानूनी कंट्रोल किसके हाथों में है? अनुच्छेद 10 इस बात की गारंटी जरूर देता है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता बिना किसी ठोस कानूनी आधार के नहीं छीनी जा सकती। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। लेकिन ये भी साफ कर देता है कि आपका ये अधिकार पूरी तरह से संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के दायरे में ही रहेगा। और यहीं पर एंट्री होती है सबसे पावरफुल प्रावधान की, अनुच्छेद 11। इसे नागरिकता के नियमों की मास्टर की समझ लीजिए।
संविधान बनाने वाले जानते थे कि भविष्य में क्या चुनौतियां आएंगी, ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए अनुच्छेद 11 ने संसद को नागरिकता के कानून बनाने, बदलने या उन्हें खत्म करने की सर्वोच्च शक्ति दे दी। इसी पावर का इस्तेमाल करके बाद में 1955 का नागरिकता अधिनियम बनाया गया। और अब आखिरी पड़ाव, महत्वपूर्ण प्रश्नों का पुनरीक्षण। अब तक जो भी हमने समझा है, चलिए उसे फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। इस टेबल पर एक नजर डालिए। अगर इस पूरे ढांचे को दिमाग में बैठाना है तो बस ये फ्लो याद रखिए। अनुच्छेद 5 मूल नागरिकता है, 6 और 7 पाकिस्तान से जुड़े माइग्रेशन को संभालते हैं, 8 और 9 प्रवासी और विदेशी नागरिकता देखते हैं, और 10 तथा 11 संसद की सर्वोच्च शक्ति को स्थापित करते हैं। एकदम लॉजिकल और क्लियर। अगर बात मूलभूत संरचना की हो तो ये हमेशा याद रखना है कि नागरिकता का पूरा विषय संविधान के भाग 2 में आता है और इसके अंदर केवल अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक ही शामिल हैं। और अगर ये सवाल सामने आए कि नागरिकता पर कानून बनाने का यह अल्टीमेट अधिकार किसके पास है, तो बिना किसी शक के जवाब है देश की संसद के पास। अनुच्छेद 11 ने संसद को ही नागरिकता का अंतिम संरक्षक बनाया है। और अंत में एक बहुत ही कॉमन सवाल, क्या भारत में दोहरी या डुअल नागरिकता मान्य है? तो अनुच्छेद 9 के कड़े नियमों को देखते हुए जवाब है बिल्कुल नहीं। किसी और देश की नागरिकता लेते ही भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। यह नियम आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि इस तेजी से ग्लोबल होती दुनिया में हमारी राष्ट्रीय पहचान और निष्ठा की जड़ें आखिर कितनी गहरी होनी चाहिए।